हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉट्स मैथ्स। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स देखेंगे, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत छोटा टॉपिक है। बहुत जल्दी आपको इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और क्लियर होते ही हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको कोई प्रैक्टिस साथ के साथ हो जाए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं। पहले आपने पहली क्लासेस में एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुका है, तो एक बार उन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। किससे? पहले देखते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। क्या एडजेसेंट एंगल्स? कोई भी एंगल बनने के लिए क्या चाहिए? हमें दो रेज चाहिए। मान लीजिए एक रे ये है, एक रे ये है। अब दो रे बन गई तभी इनके बीच में एक एंगल पॉसिबल होगा। ठीक है, दो रे मिलके ही एक एंगल बना पाती हैं। ठीक है, अब इनका इनिशियल पॉइंट क्या है? दोनों का यही है, यहीं से दोनों शुरू हो रही है। अगर इसी इनिशियल पॉइंट से हम एक और रे बना दें ऐसे, अब आप क्या देख रहे हैं? मान लो ये एल थी, ये क्या थी? एल, ये एम, हमने बना दिया ये एन। एल और एम मिलके एक एंगल बना रही है। अगर उसी इनिशियल पॉइंट से हमने एक थर्ड रे शुरू कर दी और हमने क्या देखा? एम और एन के बीच में भी एक एंगल है, ये वाला है ना। तो ये क्या हुआ है? मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 कैसे होंगे? एडजेसेंट एंगल, क्योंकि एडजेसेंट का मतलब बराबर बराबर, ये एक दूसरे के बराबर है, बिल्कुल है। तो ये कैसे हुए? एडजेसेंट एंगल। चाहे एक मान लो ये, इसे ऐसे बना दिया एक रे इसके ऊपर, मान लो एक कोई लाइन है, एक रे हमने इसके ऊपर इस तरीके से बना दी, तो इसमें ये एंगल कैसा होगा? एक एंगल ये होगा और एक हमने रे ऐसे बना दी, तो ये और ये कैसे होंगे? एडजेसेंट एंगल। और एक एंगल ये भी तो बनेगा, तो ये और ये वाला एडजेसेंट एंगल होगा। ठीक है, क्लियर है? एडजेसेंट एंगल के बाद हम देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? मान लीजिए एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, ये यहां से ए से बी कोई लाइन है। ठीक है, उसके बाद इस लाइन के ऊपर हमने कोई पॉइंट मान लेते हैं। क्या पॉइंट मानने? कोई पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पे ओ। ठीक है, इस ओ से हमने एक रे ऐसे शुरू कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये रे इस साइड के साथ कुछ एंगल बना रही होगी, ये रे इस ओ से बी के बीच में, और ये मान लो यहाँ पे पी है, ओ पी और ओ बी एक एंगल बना रही होंगी, और ओ पी और ओ ए भी एक एंगल बना रहे होंगे। ये मान लो एंगल 1 था और ये एंगल 2। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या कहते हैं? कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंडीशन क्या है? कि ये लाइन है हमारे पास, क्या है? ए बी लाइन। तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शॉर्ट में VOA। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? हमने क्या देखा था? दो रे थी जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता था, है ना। हमने क्या करा? हमने दो ऐसे लाइन ले ली, उन्हें क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये कहीं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही होंगी। ये क्या हो गया? वर्टेक्स मान लीजिए से, ये एक पॉइंट हो गया। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो सारा गेम है वो इसी पॉइंट के आसपास होना है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं? मान लीजिए इस तरीके से, इस पॉइंट को मान लो O। क्या? O मान लिया हमने इस पॉइंट को। ठीक है, अब आप देखिए ABCD, OA और OB के बीच में कोई एंगल बन रहा है? क्लियर है? OA और OB के बीच में एंगल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एंगल OA OD के बीच में भी है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे? इस वर्टिकली मतलब इस वर्टेक्स के
साथ ये वाला एंगल, तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। इसका ये इस वर्टेक्स के साथ ये वाला एंगल, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये वाला। तो ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं, और ये दोनों, जैसे मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 वर्टिकली, एंगल 1 एंड एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट है, और एंगल 2 एंड एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद इनकी एक खासियत क्या होती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? एंगल 1 एंड एंगल 3 एंड एंगल 2 और एंगल 4, ये हमेशा कैसे होंगे? इक्वल होंगे। कैसे? हमेशा इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। क्लियर है? अब देखते हैं आगे। अब हमारे पास कुछ और अलग अलग एंगल्स आएंगे, अब देखते हैं वो कैसे होंगे। मान लीजिए हमने एक लाइन ले ली, इसे नाम दे दिया L, ठीक है। एक और लाइन ले ली, इसे नाम दे दिया हमने क्या? M। अभी बस हमने 2 लाइन लिए है, इतना ही, ठीक है। उसके बाद हमने इनके दोनों काटते हुए एक लाइन बना दी, जिसे हमने क्या कहा? इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, और इसे नाम दे दिया हमने क्या? T, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्स इन दोनों लाइनों को एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब जब भी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप देख रहे हैं एक यहाँ से यहाँ तक एक ये होगी, एक यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ भी कुछ एंगल बन रहा है, इधर भी कुछ एंगल, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। हम क्या करते हैं, इन एंगल्स को कुछ नाम दे लेते हैं। एक ये मान लो, एक ये मान लो एंगल, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ये एंगल है, एक ये और एक ये। हम क्या नाम देते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एंगल 1, ये एंगल 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमने एंगल्स मिल गए हमें। जब 2 लाइन थी और एक ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट करते हुए गई, तो कितने एंगल्स बने? टोटल 8 एंगल्स बने। अब इन्हीं एंगल्स में हमें देखना है कि किस तरीके के एंगल्स हमारे पास बनते हैं। तो पहला क्या बनता है हमारे पास? फर्स्ट कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं कि दोनों लाइन के सेम साइड, मान लीजिए अगर लाइन से एक हम एंगल ऊपर ले रहे हैं, तो इस लाइन से भी एंगल ऊपर होगा। इस लाइन से नीचे ले रहे हैं, तो इस वाली लाइन के भी नीचे लेंगे। और ट्रांसवर्स से भी अगर हम राइट साइड में ले रहे हैं, तो वो एंगल राइट साइड में होगा, और लेफ्ट में ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड में। आइए समझते हैं। ये लाइन से ऊपर है, तो इधर भी लाइन से ऊपर, ठीक है। तो कौन कौन से एंगल हुए? 1 2 5 6। कोरेस्पॉन्डिंग होने की कंडीशंस क्या क्या है? लाइन से दोनों सेम साइड, और ट्रांसवर्स से भी दोनों सेम साइड। अब ट्रांसवर्स के राइट साइड में ले लें पहले, तो ट्रांसवर्स के राइट साइड में और लाइन से ऊपर कौन सा एंगल बचा? इधर 2 और इधर 6। तो पहले एंगल हमारे पास क्या आ गए? एंगल 2 एंड एंगल 6। तो ये कैसे हुए? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। दोनों लाइन से ऊपर की साइड है और ट्रांसवर्स से सेम साइड। तो एंगल 6 और एंगल 2 कैसे हुए? ट्रांसवर्स एंगल। अभी ये हमने ट्रांसवर्स से लेफ्ट साइड राइट साइड लिए थे, और लाइन से ऊपर। अब लाइन से ऊपर और ट्रांसवर्स से लेफ्ट साइड ऐसी कौन से एंगल होंगे? लाइन से ऊपर और ट्रांसवर्स से लेफ्ट साइड एंगल 1, लाइन से ऊपर और ट्रांसवर्स से लेफ्ट साइड एंगल 5। तो दूसरा एंगल कौन सा है हमारे पास? एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है। अभी हमारे पास, अब हम लाइन से नीचे और ट्रांसवर्स से लेफ्ट और राइट देखें। ट्रांसवर्स से लेफ्ट साइड में और लाइन से नीचे, लाइन से नीचे 4 और 3 है, लेफ्ट साइड में बचा क्या? बस 4। ऐसे यहाँ पे 8। तो क्या हुआ? एंगल 4 एंड एंगल 8 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, और सिमिलरली बचेगा 3 और 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। क्लियर है इतनी बात? ये क्या होता है? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कि दोनों लाइन से सेम साइड में और ट्रांसवर्स के भी सेम साइड में जो एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे? वो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? पहले इंटीरियर का मतलब क्या होगा कि लाइन के अंदर की साइड, मान लो इससे ये वाला इससे अंदर है
और इस वाली से ये वाली साइड अंदर है, तो इनके बीच में, और अल्टरनेट का मतलब अपोजिट, कि एक एंगल ट्रांसवर्स से उधर होगा तो एक एंगल ट्रांसवर्स से इधर, एक राइट में तो एक लेफ्ट में, और अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब दोनों लाइन के अंदर। ठीक है, अब हमने मान लीजिए पहले हम लेते हैं एंगल 4। ठीक है, लाइन से अंदर है ना, इस लाइन के भी अंदर और इसके भी, इनके बीच वाले एरिया में 4। अब इस ये हो गया लेफ्ट साइड में, तो इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा राइट साइड में होगा, तो इसके राइट साइड में कौन सा है जो अंदर हो, एंगल 6। ठीक है, अल्टरनेट है, और ये मान लीजिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा अल्फाबेट जेड के कंडीशन में होते हैं, एक ये तो एक ये। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब इसमें कौन कौन से होंगे, पहले एंगल 4 एंड एंगल 6, और एंगल 3 ले तो एंगल 3 के अल्टरनेट या अपोजिट कौन सा है, 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। अभी सिर्फ हम एंगल पहचानना सीख रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब जैसे हमने इंटीरियर लिए थे वो लाइन के अंदर थे दोनों, एक्सटीरियर होंगे तो लाइन से बाहर की साइड, इधर भी बाहर और इधर भी बाहर एक्सटीरियर, और इधर जब एक्सटीरियर देखेंगे तो लाइन से बाहर वाले, और अल्टरनेट मतलब एक इधर तो एक उधर। अब बाहर की साइड लाइन से इधर कौन सा, एंगल 1, तो इसका अल्टरनेट होगा इसकी अपोजिट साइड और लाइन के बाहर की तरफ कौन सा, एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7। कैसे हुआ, दोबारा देख लीजिए कि लाइन के एक्सटीरियर मतलब दोनों बाहर की साइड हो, और ट्रांसवर्स अल्टरनेट मतलब एक इस साइड है और दूसरा उसके अपोजिट साइड, इससे बाहर और लेफ्ट साइड में कौन सा, एंगल 1, तो इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा होगा, लाइन से बाहर की साइड और दूसरी तरफ बाहर की साइड, और ये लेफ्ट में तो ये राइट में कौन सा बचा, एंगल 7, तो एंगल 1 एंड एंगल 7 एक्सटीरियर। ऐसे ही एंगल 2 एंड एंगल 8 एक्सटीरियर। क्लियर है, हमने यहाँ तक 3 एंगल देख लिए। उसके बाद एक लास्ट है क्या, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर का मतलब, इंटीरियर से हमने अल्टरनेट इंटीरियर पढ़ा था कि लाइन के अंदर ही होंगे, बस अल्टरनेट में क्या था कि एक इस साइड होगा तो एक ट्रांसवर्स से दूसरी तरफ होगा। को इंटीरियर में क्या होगा, अंदर की तरफ होंगे और ट्रांसवर्स से सेम साइड में होंगे। जैसे इस एरिया के बीच में कौन कौन से एंगल है, 3 और 4, और ट्रांसवर्स के भी सेम साइड ही है, 3 और 6। तो ये कैसे होंगे, एंगल 3 एंड एंगल 6 को इंटीरियर है। ऐसे ही इस एरिया, इस साइड में लाइंस के अंदर और सेम साइड कौन कौन से हैं, एंगल 4 एंड एंगल 5। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। कोरिस्पोंडिंग एंगल पहचानना सीख गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड को इंटीरियर एंगल्स। ये कब था, जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट करते हुए जा रही होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं इससे आगे। इससे आगे क्या कहा, अगर हम अब कंडीशन लगा देते हैं, क्या हमने कंडीशन लगा दी कि L इज पैरेलल टू M। L इज पैरेलल टू M मतलब L M के पैरेलल है। ठीक है, तब क्या होगा, जब दो लाइन होगी और एक ट्रांसवर्स उन्हें इंटरसेक्ट करते हुए जा रही होगी, तब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इंटीरियर एंगल में क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। अगर कोई ट्रांसवर्स दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, इक्वल। ठीक है, जो भी हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखे थे जब लाइंस पैरेलल होंगी और ट्रांसवर्स उन्हें इंटरसेक्ट करेगी तो वो कैसे होंगे, इक्वल। 2 6 के इक्वल, 3 7 के, 1 5 के, 4 8 के। ये क्या आते हैं हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एच, जब लाइन पैरेलल हो, ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट करते हुए जा रही हो तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। पहले सिर्फ हमने एंगल पहचानने हैं कि कैसे, कौन सा एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से है कॉरस्पॉन्डिंग। फिर हमने बताया कि कंडीशन क्या थी, एल एम के पैरेलल हो गई, तब इन एंगल्स में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल, जब लाइंस पैरेलल हो। ठीक है, और लास्ट क्या था हमारे पास, को इंटीरियर एंगल्स। तो जब लाइंस पैरेलल हो और ट्रांसवर्स उन्हें इंटरसेक्ट कर रही हो तो को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या हो जाता है, क्या 180 डिग्री। क्या हो जाता है
180 डिग्री। कहने का मतलब 3 और 6 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और 4 एंड 5 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर है? आई होप ये सब एंगल्स पहचानना सीख गए होंगे आप, इनकी क्या क्या कंडीशंस है। जब लाइंस पैरेलल होती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, या कोइंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जो हमने अब तक पढ़ा उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि सब क्लियर हो जाए जो अब तक हमने पढ़ा है। तो पहले एक्सरसाइज 6.1 का 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पी क्यू है एक लाइन, इस पे पॉइंट है ओ से ओ आर एक रे है और ओ एस एक रे है। ओ आर परपेंडिकुलर है ओ क्यू के, ठीक है। उसने हमें प्रूव करने के लिए क्या कहा कि एंगल आर ओ एस कौन सा है? आर ओ एस, मतलब ये वाला एंगल हमें क्या दिखाना है कि क्यू ओ एस क्या है, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस का हाफ है। क्लियर है? शुरू करते हैं। पहले हम क्या ले लें प्रूफ, पहले हम क्या ले लेते हैं, हम ले पहले एंगल आर ओ एस। एंगल आर ओ एस दिख रहा है? चलो दूसरा मार्कर ले लेते हैं। एंगल आर ओ एस, अब ये देखिए एंगल आर ओ एस, ठीक है। पहले ये देखिए एंगल पी ओ आर, इतना दिख रहा है, एंगल पी ओ आर, पी ओ आर, अगर पी ओ आर में से पी ओ एस माइनस कर दें, एंगल पी ओ एस, इसमें से ये माइनस कर दें तो आर ओ एस बच जाएगा, एंगल आर ओ एस, ठीक है। इसे हम होल्ड कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब दोबारा एंगल आर ओ एस लें, अब कहाँ से लें, अब क्या करें, क्यू ओ एस ले लें पहले, क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस इस पूरे एंगल में से ये इधर वाला एंगल माइनस कर दे तो यही बचेगा, इस पूरे एंगल में से ये वाला माइनस कर दे तो यही तो बचेगा। तो ये कौन सा एंगल है? क्यू ओ आर। क्लियर? अब एक चीज आप देख सकते हैं, क्या हमने बताया था कि लाइन के ऊपर एंगल्स का सम कितना होता है। अगर लाइंस के ऊपर कोई रे है तो उनके एंगल्स का सम कितना होता है? 190, वो 180। अब ये कितना है? 90, तो ये है, तो ये बचा हुआ भी कितना होगा? 90, एंगल पी ओ आर, ठीक है। अब हम क्या चलते हैं क्वेश्चन में आगे। हमने क्या करा कि एडिंग, क्या करें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, हम ऐड करें तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस, 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा इक्वल टू एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके यही आएगा ना। अच्छा, अब आप देख सकते हैं पहले एक चीज दिख रही है क्या, कि एंगल पी ओ आर कौन सा है? पी ओ आर हमने भी बताया ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से कितना हो गया, ये क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। और एक एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर ये भी कैसा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल पी ओ आर और 90 डिग्री एंगल क्यू ओ आर। ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कट जाएंगे, है ना। तो अब आगे क्या होगा, एंगल आर ओ एस, 2 आर ओ एस इज इक्वल टू, पहले ये लिख लें, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। क्लियर है? इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में, इस साइड किस में हो जाएगा, डिवाइड में, और यही क्या हमें करना था, प्रूव्ड। ये हो गया क्या, प्रूव्ड। क्लियर है? यहाँ पे 90 90 तो कट गए और इधर 2 आर ओ एस था, 2 इधर डिवाइड में आ गया, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। क्लियर है इतना यहाँ तक? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4th। आप पूरी लैंग्वेज इसकी बुक से पढ़ सकते हैं। इसमें मैं यहाँ पे उसने क्या कहा है कि आपके पास पी क्यू आर एस टी एक फिगर दिख रही है पूरी, उसमें क्या उसने कहा कि पी क्यू एस टी के पैरेलल है। ये उसने दे दिया हमें कि पी क्यू एस टी के पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी,
ठीक है, एक एंगल Q है जो 110 है और एक एंगल S है जो 130 है, और हमारे से क्या पूछा, एंगल QRS पूछा गया, एंगल QRS। ठीक है, करें हम क्या करें, पहले इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करें कि हम PQ या ST किसी को भी मान लो उसके पैरेलल R से, पॉइंट R से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ले। ये हमने कोई लाइन ड्रॉ कर ली जो कि PQ कह लो या ST, ये आपस में पैरेलल है तो ये भी थर्ड साइड पैरेलल होगी, बताया था अभी। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, जब ST मान लो हमने नाम दे दिया इसे क्या, XY मान लो, चलो XY, जब हमने देखा ST पैरेलल XY के है तो एंगल 130 और एंगल ये कौन सा एंगल है, SRY, एंगल SRY, ये कैसे हैं, TSR और SRY कैसे हो गए, पैरेलल लाइंस के बीच में, और ये ट्रांसफर होगी तो इसके सेम साइड में, तो कैसे हो गए, कोइंटीरियर एंगल्स, और कोइंटीरियर एंगल्स हैं तो यहाँ पे कर दें एंगल TSR और एंगल SRY कैसे हैं, कोइंटीरियर एंगल्स। और कोइंटीरियर एंगल्स का क्या बताया था कि सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब हमारे पास TSR कितना है, 130, कितना है 130, और एंगल SRY यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, 130 उधर जाएगा तो एंगल SRY कितना आ गया हमारे पास, 50 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास आ गया कितना, 50 डिग्री। क्लियर है, ऐसे ही PQR और QRX भी कोइंटीरियर पैरेलल साइड के बीच में है, और ये वाली इधर इनके लिए ट्रांसवर्स है तो इनके बीच में, तो इसी तरीके से वाला एंगल क्या बचेगा, 180 होता है तो 110 माइनस करेंगे कितना रह जाएगा, 70। ठीक है, क्लियर है। अब XY तो एक लाइन है पूरी, लाइन के ऊपर एंगल्स का सम कितना होता है, 180, तो यहाँ से एंगल QRS इधर कितना है 70, उधर कितना है 50, किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के, है ना, तीनों का सम 180 डिग्री की लाइन के ऊपर एंगल है। अब 70 प्लस 50 कितना हो गया, 120, तो QRS इज इक्वल टू 180 उधर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस 120, तो एंगल QRS कितना आ जाएगा यहाँ से, 60 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास एक तरीका और है, क्या कि हम एक इस PQ को ही आगे बढ़ा लें, PQ को ही आगे बढ़ा लिया हमने। ठीक है, और ये भी पैरेलल ही होगी, PQ पैरेलल है ST के, तो ये मान लो यहाँ पे हमने ले लिया कोई पॉइंट W, तो PW भी पैरेलल होगी ST के। अगर आप देख पा रहे हो PW पैरेलल XY के भी होगी, ये पूरी लाइन इसके पैरेलल होगी, वो तो हमने ड्रॉ करी थी। तो लाइंस के हमने क्या बताया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं कि इंटीरियर होंगे दोनों के, और अगर इसे हम ट्रांसवर्स माने तो एक इस साइड तो दूसरे उस साइड। तो अगर हम यहाँ से देखें एंगल PQR, एंगल PQR मतलब जो 110 है, इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा, इस ट्रांसवर्स के दूसरी साइड इनके बीच में, तो मतलब QRY, एंगल QRY ये इक्वल होगा QRY, पूरा ये एंगल यहाँ से यहाँ तक जो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस R, है ना। अब ये 110 है तो QRY में क्या क्या है, एक तो जो हमें फाइंड आउट करना है एंगल QRS, और दूसरा एंगल यहाँ से क्या आया था 50 डिग्री। ठीक है, 50 को 110 में से 50 माइनस करेंगे तो एंगल QRS आ जाएगा, QRS कितना आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को हमने दो प्रॉपर्टीज से कर दिया, एक तो कौन सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, और एक पहले हमने को इंटीरियर लगाया, फिर लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल वाली प्रॉपर्टी, मतलब एक लाइंस के ऊपर जितने भी एंगल होंगे उनका सम 180 होगा। ठीक है, आप इस तरीके से चाहे इस तरीके से कर लें, इस तरीके से चाहे इस तरीके से कर लें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आप वर्डिंग एज इट इज़ पढ़नी हो तो बुक से पढ़ लेना, मैं ऐसे समझा देता हूँ कि PQ और RS मिरर है,
जिन्हें हमने पैरेलली सेट कर दिया। हमने क्या करा कि एक लाइट रे ए बी हमने मिरर पी क्यू पे इंसिडेंट करी। अब हमेशा लाइट रे क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो फिर उसने रिफ्लेक्ट बैक करा बी पॉइंट बी से मिरर आर एस की तरफ। फिर जब ये आर एस से स्ट्राइक करा इसने, टकराई जब, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुई इस डायरेक्शन में डी की तरफ। ठीक है, हमें इसमें दिखाना क्या है कि जो ए बी और सी डी रे हुई है लाइट की, वो कैसी है, पैरेलल। क्वेश्चन सिर्फ इतना कह रहा है। ठीक है, अब हम क्या करें, हम पहले भाई ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इनके बीच में कोई नॉर्मल होगा। अगर आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा तो एक नॉर्मल होता है ना बीच में। ठीक है, ऐसे ही अब इस वाले पॉइंट के लिए इंसिडेंस रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो इनके बीच में एक नॉर्मल होगा। हमने एक चीज़ और क्या, अब मान लो पहले ना एंगल को नाम देते हैं, एंगल 1 एंगल 2, ये 2 और ये एंगल 3 और ये एंगल 4। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब नॉर्मल्स के और इंसिडेंस रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2। ऐसे इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 3 इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल 4 के। क्लियर है ये चीज। और अब ये जब ये पैरेलल थी दोनों मिरर्स, तो इनके परपेंडिकुलर ही तो हैं ये, तो ये इनके परपेंडिकुलर हैं, तो ये आपस में पैरेलल होंगे ना। भाई ये वाला नॉर्मल मान लो n1 है, n1 और ये n2। ठीक है, ये भी तो वो होंगे एक दूसरे के क्या, पैरेलल। तो यहां से क्या दिखता है, ऐसे क्या z बन रहा है इस तरीके से देखोगे तो 2 और 3 कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और n1 और n2 कैसे हैं, अगर पैरेलल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 3 के। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है। हम मान लेते हैं इसे फर्स्ट, इसे सेकंड और इसे थर्ड मान लो फिलहाल। ठीक है, अब क्या करें आगे, हम देख 1 2 के इक्वल है, 3 4 के, 2 और 3 इक्वल है आपस में, 2 और 3 भी तो इक्वल है। अगर 1 2 के, 2 3 के, 3 4 के, तो यहाँ से क्या पता लगता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हमने तीनों जो हमने होल्ड करी थी इक्वेशन, उन्हें एक मानते हुए 1 2 के, 2 3 के है ना, 2 3 के, 3 4 के, तो 1 4 के इक्वल होगा ना। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये क्या है, एक इक्वेशन। अगर इसमें हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इंटू एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड करेंगे 2 से तो वही एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। 2 इंटू एंगल 1 का मतलब क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू इधर एंगल 4 प्लस एंगल 4। क्लियर है। अब देखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 4 प्लस एंगल 4, यहाँ तो कोई डाउट। अब हमने क्या देखा था कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 तो इस एंगल 1 को एंगल 2 रख दें, और एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल था, तो इस एंगल 4 को एंगल 3 रख दो, और ये एंगल 4 कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है यहाँ तक। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये क्या हो जाएगा, पूरा एंगल ए बी सी इक्वल टू किसका हो जाएगा, एंगल 3 4 मतलब ये पूरा एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी के, ये ना, यही है। अब एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और अगर हम इन्हें दो लाइन माने और ये ट्रांसवर्स हो तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो हमने क्या बताया था, जब लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और जब एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल्स होंगे तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल, दोनों एक दूसरे के कन्वर्ज है ना। लाइन पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल तो लाइन पैरेलल। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि
ए सी, ये तो ट्रांसवर्स है ना, बी सी, तो ये कौन सी होगी, तो ए बी किसके पैरेलल होगी, सी डी के, किसके, सी डी के। और ये क्या करना था हमें, प्रूव। क्लियर। अब इससे आगे हमारे पास बचती हैं दो प्रॉपर्टीज चैप्टर में, क्या, एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी और एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल कोई भी है, किसी भी शेप का हो, ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है। आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, उसमें हमेशा कितने एंगल होते हैं, मान लो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इसके हम मान लेते हैं x, y, z। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे एंगल्स क्या है, 1 + 2 + 3। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है। जैसे इसमें एंगल कौन कौन से, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी की, ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है। अब देखते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये दोनों ही प्रॉपर्टी ट्रायंगल से रिलेटेड है। मान लो एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, और इसके हम मान लेते हैं क्या, ये एंगल्स हैं 1, 2 और 3। ठीक है। 1, 2, 3 इसके एंगल्स हो गए। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम किसी लाइन को, मान लो हम बी सी को एक्सटेंड करें आगे, हमने इसे आगे बढ़ाया कहीं तक भी, मान लो डी है ये कोई। ठीक है। तो इस लाइन पे जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा, ट्रायंगल से एक्सटीरियर एंगल कौन सा है यहाँ पे, ये वाला, ये है ना, मान लो हमने इसे x मान लिया। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले इस ट्रायंगल से बाहर वाला एंगल इस लाइन पे यही होगा। तो एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसके, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट में ये वाले एंगल है, इनके सम के इक्वल, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। क्लियर है। ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, इसके सामने वाले जो अपोजिट एंगल्स हैं उनके सम के, इंटीरियर एंगल्स के। मान लो ये वाली लाइन हम इसे ऐसे बढ़ाते हैं आगे, तो इस तरीके से देखें कि ये एक्सटीरियर एंगल है, मान लो ये y है, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट साइड के एंगल्स के सम के। एंगल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। मान लो ये वाली लाइन हम इसे ऐसे बढ़ा दें और इसे नाम दे दें क्या, z। तो इसी तरीके से z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके सामने वाले एंगल 2 और एंगल 3 के। क्लियर है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो ट्रायंगल्स की एक साइड को अगर एक्सटेंड कर दे और उस पर बनने वाला ट्रायंगल के बाहर का एंगल वो किसके इक्वल होगा, उसके अपोजिट साइड के दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के। क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और, मान लीजिए हमने बी सी एक्सटेंड करी थी ऐसे, अगर हम ए सी एक्सटेंड करें इस तरीके से, इसके लिए मान लो ये हमने P मान लिया है, ये P एंगल है, ये भी तो, अगर हम AC को एक्सटेंड कर दे तो ये भी तो एक्सटीरियर एंगल है। तो ये किसके इक्वल होगा, इसके साथ वाला एंगल, तो ये इसके अपोजिट वाले कौन से होंगे, 1 और 2, तो ये भी इसी के इक्वल आ जाएगा, P और X। और ऐसा हुआ क्यों, अगर आप देख पा रहे हो एंगल X और एंगल P इक्वल क्यों है। मान लो हम AP एक लाइन ड्रॉ कर लें यहाँ पे, AP पूरी यहाँ से यहाँ तक, और एक कैसी BD कर लें ऐसे, BD। A ये वाला, P पे ये वाला एंगल X था ना, ये वाला X था, और ये वाला क्या था, P है ना। सॉरी ये हमने कुछ और लाइन यहाँ पे मान लिया था हमने, क्या कोई भी मान लो, यहाँ पे O मान लिया था, चलो मान लो। तो ये क्या थी, O एंगल था P, तो एक ही एंगल था X और एंगल P, तो एंगल X इक्वल टू एंगल P आया ना यहाँ से, इस वाली इक्वेशन से। तो ऐसा क्यों हुआ कि एंगल X इक्वल टू एंगल P भी है, एंगल X इक्वल टू एंगल P है। अगर आप देख रहे हो तो ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हैं। कैसे हैं,
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.3 का। उसने क्या कहा कि हमारे पास एक फिगर है पी क्यू एस आर टी, इसमें पॉइंट्स हैं। उसने बता दिया पी क्यू परपेंडिकुलर है, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के मतलब 90 डिग्री, पी क्यू पैरेलल है पी एस के मतलब पी क्यू पैरेलल है किसके, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, सॉरी ये क्या है हमारे पास यहाँ पे एस आर के, ये पैरेलल है इसके, ये हमें गिवन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल एक्स और एंगल वाई हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, करें शुरू। अब अगर हम देखें इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल क्यू एस क्यू आर, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल एस क्यू आर में, इन ट्रायंगल एस क्यू आर। ठीक है, एस क्यू आर में क्या है, जो एंगल क्यू आर टी है, क्यू आर टी वो एक्सटीरियर एंगल है, क्यू आर टी एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल क्यू आर टी किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो सब अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है, तो 28 और एक यहाँ पे जो एंगल बनेगा क्यू एस आर, तो किसके हो जाएगा एंगल, पहले 28 क्या एस क्यू आर प्लस क्यू एस आर मतलब ये वाला एंगल, एंगल क्यू एस आर किससे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। क्लियर है? अब क्यू आर टी कितना दिया हमें 65 डिग्री, क्यू एस आर 28 डिग्री, कितना 28 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एंगल क्यू एस आर हमें पता नहीं, 28 इधर जाएगा माइनस होगा तो एंगल क्यू एस आर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 सॉरी ये कितना 65 है ना, हाँ तो ये कितना आ जाएगा 37 डिग्री, कितना 37 डिग्री आ गया हमारे पास। फर्स्ट मान लो ये कितना आ गया हमारे पास 37 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है एक्स और वाई। अब एक्स और वाई निकालने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं, जो ईजीएस्ट वे है वो देखते हैं। क्या कि उसने हमें बताया क्वेश्चन ने क्या कि पी क्यू एस आर पैरेलल है, पी क्यू एस आर पैरेलल है, और क्यू और एंगल 37 डिग्री जो हमारे पास आया है एंगल क्यू एस आर, ये कैसे दिख रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइन से, और एक्स और 37 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ से क्या पता लगेगा कि एंगल एक्स जो है वो किसके इक्वल है 37 डिग्री के, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। निकल गया तो एक्स। तो अब एंगल वाई निकालने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो हमने क्या पढ़ा अभी, एंगल सम प्रॉपर्टी, कि किसी भी एंगल के, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर हम ट्रायंगल ले लें क्यू पी एस, तो एंगल एक्स, चलो सॉरी, एंगल एक्स प्लस एंगल पी प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब एंगल एक्स प्लस एंगल पी प्लस एंगल वाई 180 डिग्री। एंगल एक्स आ गया था हमारे पास कितना 37 प्लस पी हमारे पास पता ही है 90 डिग्री, एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 37 127, तो एंगल वाई कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, कितना हो जाएगा ये 127, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 53 डिग्री। एक तो ये है एंगल सम प्रॉपर्टी से, कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, नहीं तो एक चीज़ हमने और क्या पढ़ी थी, एक चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि लाइंस के बीच में और ट्रांसफर से सेम साइड कैसे एंगल होते हैं, कोइंटीरियर एंगल्स, और उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। मतलब यहाँ से एंगल P प्लस पूरा एंगल S, एंगल S कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है ना, P और S, PSR है ना जो पूरा PSR, और P और PQ और SR पैरेलल है, तो इनके बीच के एंगल का सम 180 डिग्री। एंगल P कितना है हमारे पास 90 डिग्री। अगर एंगल X को हम दो एंगल्स में डिवाइड करें तो एक एंगल Y आ जाएगा हमारे पास, और एक एंगल 37 डिग्री है ही, तो यहाँ से 180 डिग्री, 90 प्लस 37 127, और इधर जाके माइनस होगा तो एंगल Y कितना जाएगा 53 डिग्री। आप इसे
कोई इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से कर लीजिए, प्रॉपर्टी से कर लीजिए, ठीक है। ये क्या आएगा 53 डिग्री। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को अब इजीली कर पाएंगे क्योंकि आपको सभी कॉन्सेप्ट, सभी प्रॉपर्टी अच्छे से पता चल चुकी हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी कोई भी डाउट, किसी भी तरह का सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।